आवाज आ रही है मेरी? देखिए, जो मेरे को टॉपिक दिया है, रिस्पॉन्स टू लीगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये टॉपिक देने के पीछे मकसद है, लॉ फील्ड की लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैं अपियर हो चुका हूँ और काफ़ी सारे में मुझे सक्सेस मिली। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, एक वकील ने अगर खुले दिल से सोचा ना, तो उसके लिए दो चीज़ें बहुत जरूरी है, एक क्रिकेट, दूसरा महाभारत। इसको आइडियोलॉजी से नहीं दे, क्रिकेट और महाभारत अगर आपने टेक्निकल सेंस मिल जाए ना, तो अपनी फील्ड से जुड़ी हुई चीज। तो महाभारत का एक एपिसोड है कि जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पे थे और बस अब बोल रहे थे अब मैं जाने वाला हूं, तो उस समय कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि आप जाइए और इनसे आखिरी ज्ञान लेके आइए। तो ये गए और उन्होंने बोला कि मुझे श्री कृष्ण ने भेजा है, आप मुझे आखिरी ज्ञान दीजिए। तो बोले जब आपके पास कृष्ण है तो मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता हूँ? तो वो रुकने के बाद बोला हाँ, एक ज्ञान तो मेरे पास ही है। बोले जो ज्ञान मैं आपको दे सकता हूँ वो कृष्ण भी नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि खुद से बड़ी प्रतिज्ञा कभी नहीं करनी चाहिए। मैंने अपनी प्रतिज्ञा को खुद से बड़ा रखा और मैं अधर्म के साथ चला। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो किसी व्यक्ति को ही पता होती है। तो भांबेरे सर को भी बताया कि मुझे काफी शौक है इन एग्जाम में अपियर होने का, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरी जो स्टार्ट है 12th में मैं 3rd डिवीजन में पास हुआ। उसके बाद मैं LLB मेरिट हुआ, LLM 1st डिवीजन में पास की, डिस्ट्रिक्ट जज की एग्जाम 2 बार क्लियर कर चुका हूँ। रिटर्न नहीं दे पाया क्योंकि मेरा एक्सीडेंट होने के कारण मैं 2 घंटे कंटिन्यू बैठ नहीं सकता। JMFC की नेट एग्जाम मैंने 2 बार क्लियर किया, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट, जहाँ काफी लोग जिंदगी निकल जाती है। मैंने दोनों, जब लॉ की नेट की एग्जाम थी उस समय मुझे कहा गया था कि 0% रिजल्ट लगता है, 1% रिजल्ट लगता है। उस समय थ्योरेटिकल थी, आजकल तो मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं वैसी है। तो दोनों में मैंने अपियर हुआ और उसके बाद ये दोनों, और उसके बाद भी मैं आज आपको चैलेंज देता हूँ कि अगर मुझे राइटर दिया जाए तो मैं डिस्ट्रिक्ट एग्जाम भी क्लियर कर सकता हूँ। तो ऐसा क्या चीज है मेरे पास कि जो मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, यही चीज मैं आपको देने आया। बाकी सब लेक्चर्स जो है ना, वो आपको एज ए लेक्चर आपको ज्ञान देंगे, लेकिन मैं आप में से होके आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम क्लियर कैसे करना। तो सबसे पहली बात ये देखिए कि हमें जिस चीज को हम पढ़ते हैं ना, उसके बारे में बताना चाहिए। अब बेसिकली आप बताइए लॉ क्या चीज है, लॉ क्यों जरूरी है सोसाइटी में, लॉ क्यों जरूरी है सोसाइटी में? मैं आपको क्वेश्चन पूछ के बोर नहीं करूंगा। देखिए, जैसे सभी मैं कहूंगा जानवर अस्तित्व में है, इंसान भी वैसे ही, वो भी एक सोशल एनिमल है, वैसे ही अस्तित्व में है। लेकिन इंसान के पास एक चीज ज्यादा है, बाकी सब जो भी क्रिएचर है ना, अगर आप तत्व ज्ञान पढ़ेंगे तो 4 तत्वों से बने हैं। कोई एक जल, वायु, अग्नि, ये तत्व है ना। इंसान में 5वां तत्व है। तो 5वां तत्व कौन सा है? दैट इज सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, जानवर ग्रुप्स में रहते हैं, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में रहते हैं। तो सोसाइटी और ग्रुप्स में क्या फर्क है? सोसाइटी और ग्रुप्स में ये फर्क है कि सोसाइटी में रिलेशंस है, पति पत्नी, भाई बहन, दुकानदार, ग्राहक, मकान मालिक, ये सारे रिश्ते हैं ना। अब मान लीजिए कल चल के हमने तय किया कि हम अपने में से कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे, सब एक दूसरे रिश्ता तोड़ देंगे, तो सोसाइटी चलेगी? तो सोसाइटी किससे चलती है? रिलेशन से। और रिलेशन का दुश्मन क्या है? डिस्प्यूट। अगर डिस्प्यूट आ गए तो रिलेशन खत्म हो जाए। तो इसलिए हमेशा हमें डिस्प्यूट्स जो है ना, इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक गाइडलाइंस आती है, जिसको हम कहते हैं कि हम किस तरीके से अपना बिहेवियर रखते हैं कि हम उन डिस्प्यूट्स में पड़े ना, डिस्प्यूट ना हो। तो सबसे पहले जो ह्यूमन बीइंग को एक्सटर्नल बिहेवियर को कंडक्ट करती थी, वो चीज थी मॉरलिटी।
लेकिन समय के साथ मॉरलिटी चली गई। फिर रिलीजन है, रिलीजन ने हमें सिखाया कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। मकसद एक ही था कि हम आपस में इस तरीके से रहें कि डिस्प्यूट ना है। लेकिन फिर रिलीजन में भी इंडिया जैसी कंट्री जहाँ अलग अलग धर्म है, आजकल तो नास्तिक लोग हैं, ये हैं, तो फिर इनको हम कैसे कह सकते हैं? तो उसके बाद हमारे पास एक चीज है, दैट इज लॉ। लॉ जो है एक लाइव अमेंडेबल डिवाइस है जो कंट्रोल करता है हमारे एक्सटर्नल बिहेवियर को, ताकि हम वो चीज ना करें जिससे डिस्प्यूट। और फिर हमने डिस्प्यूट्स को भी बांट लिया है। सबसे पहले जो है हम ट्रैवल डिस्प्यूट कहते हैं, जिसके बारे में किसी को कोई शिकायत नहीं होती। मैंने किसी की माचिस की डब्बी ले ली, किसी दोस्त ने हमको कंधे पे थप्पी मार ली, हम इसकी शिकायत नहीं करते। लेकिन उसके बाद आता है सिविल डिस्प्यूट, जहाँ पर हम अपनी चीजें वापस मांगते हैं। मैंने आपको 10,000 दिया, मैं अपने ब्याज के साथ वापस मांगूंगा। उसके बाद आता है सिविल रॉन्ग, जहाँ पर हम कंपनसेशन मांगते हैं, टॉर्ट। और उसके बाद आता है क्रिमिनल क्राइम। तो लॉ जो है ना, इन चारों चीजों को गवर्न करता है। तो लॉ पढ़ने के लिए हमें किस तरीके से जाना, अगर आपने ये तरीका सीख लिया तो आपको कोई भी एग्जाम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, अब उसका आंसर आखिरी में सर्च करके देना। आज मुझे मोहल्ले साहब को मारना है, मैंने तय किया मुझे इनका मर्डर करना है। मैंने इन पर फायरिंग की, इनको गोली लगी, पर मेरे मारने से पहले इनकी डेथ हो चुकी थी। तो मैंने कौन सा ऑफेंस किया? मैं इनको मारना चाहता था, मैंने इन पर गोली चलाई, लेकिन मेरे मारने से पहले ही ये मर चुके थे, तो मैंने क्या ऑफेंस किया? अब ये बताइए, ये कहीं पर लिखा हुआ है कि अपने कानून में? तो यही ये एक लॉ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और लॉ में लिखा हुआ सबसे पहले लॉ स्टूडेंट्स को जो पढ़ना चाहिए वो बेसिक प्योर लॉ, बेयर। अगर आपने बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ लिए, आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हम लेक्चर सुनते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले जो आपको लीगल एग्जाम में पढ़ना है वो बेयर एक्ट, सिर्फ और सिर्फ वो लॉ पढ़ना है। और लॉ कैसे पढ़ना है, यही खासियत है। देखिए, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं याद कर लेता हूँ। लॉ याद करने की चीज नहीं है। अगर आप पानी में मधानी मारकर पूरा दिन उसमें मधानी मारते जाएंगे, मक्खन निकलेगा? वैसी ही हालत होती है स्टूडेंट्स की जो लॉ को याद करने की कोशिश करते हैं। लॉ को कभी याद नहीं करना। लॉ क्या चीज है? तो लॉ जो है ना, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एक लैंग्वेज आती है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप। कि जब हम किसी वर्ड पे क्लिक करते हैं तो वो वर्ड खुल जाता है और हमें और एक नॉलेज देता है। तो ये जितने भी बेयर एक्ट्स है ना, ये एक नॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, ये अपने आप में एक कोड है। अब हम पहला एग्जांपल लेते हैं, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है? No person shall be deprived of his life and personal liberty except procedure of law. अब ये एक आर्ट का ग्रेजुएट भी पढ़ लेगा, BSc भी पढ़ लेगा, लेकिन हमें इसको कैसे पढ़ना है? तो देखिए, इसको कैसे पढ़ना है कि सबसे पहला वर्ड क्या है? नो। तो जब आप नो, कोई भी वर्ड अगर निगेटिव, कोई भी सेक्शन आर्टिकल निगेटिव वर्ड से चालू होता है ना, तो इसकी मीनिंग ये होती है कि इसका अवॉइडिंग, इसका नॉन कंप्लायंस आपको परमिसिबल नहीं है, ये आपको आपके ऊपर बंधन कारक है। क्योंकि निगेटिव, लेजिस्लेचर ने जब निगेटिव वर्ड से यूज किया ना, तो उसको आपको ये पालना बहुत जरूरी है। उसके बाद दूसरा वर्ड क्या आता है? पर्सन। अब यहाँ पर सिटीजन वर्ड भी आ सकता था। आर्टिकल 19 में वर्ड यूज किया हुआ है सिटीजन, यहाँ वर्ड यूज किया पर्सन। यानी अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं हो, फिर भी अगर आप इंडिया में हो, तो आपको ये आर्टिकल का बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद वर्ड आता है शल। तो देखिए, ऐसे कई सारे केस लॉ मिलेंगे जहां पे शल को मे की तरह कंसीडर किया गया है, कहीं पे मे को शल की। जब ये शल वर्ड आता है ना, तो ये कहा जाता है कि दिस इज अ मैंडेटरी प्रोविजन, इसे आपको कंप्लाई करना ही है। उसके बाद वर्ड यूज किया डिप्राइव्ड, आप किसी से छीन नहीं सकते। तो दिया किसने?
बाय बर्थ। ये जो राइट है ना, ये आर्टिकल 21 एनेबलिंग प्रोविजन नहीं है, ये किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये जो लाइफ एंड लिबर्टी है ना, आप ही लेकर पैदा हुए हो, आपसे कोई छीन नहीं सकता, ये प्रोटेक्ट किया जा रहा है। फिर व्हाट आर द एक्सेप्ट, कि ये जनरल रूल है, इसकी कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस है। क्या कहा गया है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इस पर देखिए सबसे पहले गोपालन का केस आया था। गोपालन कम्युनिस्ट लीडर था, उन्हें अरेस्ट किया गया, उसने रिट दाखिल की कि मेरी अरेस्ट जो है वो आर्बिट्ररी है। तो उस समय कोर्ट का क्या व्यू है कि नहीं, आपको एक लॉ के तहत अरेस्ट किया गया है और लॉ के तहत किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट लॉ अरेस्ट। आर्टिकल 21 इतना ही, यानी फिजिकल लेवल तक उसका इंटरप्रिटेशन करके छोड़ दिया गया। फिर आया मनेका गांधी केस, उसका पासपोर्ट इंपाउंड किया गया। उस समय उसने जाकर फिर से सुप्रीम कोर्ट को कहा कि भाई ये मेरा पासपोर्ट इंपाउंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब मेरी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी वायलेट की जा रही है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ऑल राइट्स नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट द लाइफ आर गारंटीड अंडर आर्टिकल 21। तो उसके बाद कितने राइट्स आर्टिकल 21 से निकले? राइट टू एजुकेशन, राइट टू क्लीन एंड डिसेंट एनवायरनमेंट, रोड सेफ्टी, ये सारी चीजें। यानी आर्टिकल 21 ने आपको ब्लैंक साइन चेक दिया, जो भी राइट्स आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के लिए जरूरी है, आर्टिकल 32, 226 में आप सुप्रीम कोर्ट से इनकैश करवा सकते हैं। तो देखिए ये लॉ को पढ़ने का तरीका है कि अब हर वर्ड को लेकर उस वर्ड के पीछे लेजिस्लेचर की मंशा क्या है। देखिए एक बेयर एक्ट में एक स्टैट्यूट का स्केलेटन होता है, जैसे हमारा स्केलेटन है ना सर धड़, वैसे स्टैट्यूट का भी स्केलेटन होता है, उसके भी पार्ट होते हैं। कभी हम एलएलबी में थे तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में सिखाए गए थे, लॉन्ग टाइटल, शॉर्ट टाइटल, प्रीएम्बल, डेफिनेशंस। तो हम क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ते हैं। बेयर एक्ट ऐसे नहीं पढ़ा जाता, आपको लॉन्ग टाइटल से पढ़ना है। लॉन्ग टाइटल, शॉर्ट टाइटल को क्यों बनाया गया एक्ट, उसके बाद उसकी डेफिनेशन क्या है, कौन से वो जनरल, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या होता है, लॉ का मकसद क्या है, हमारा एक्सटर्नल बिहेवियर गवर्न करना ताकि सोसाइटी में डिस्प्यूट ना हो। तो क्या बताएगा, डूज और नॉट टू डू, हर लॉ यही बताएगा, ये हमें समझिए। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलिए आर्टिकल ये कॉन्स्टिट्यूशन का फेमस है, इस पे काफी है। एक सिंपल सेक्शन 9 है सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल कोड का ज्यूरिसडिक्शन, वो क्या कहता है, सिविल कोड शैल ट्राई सूट ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्ट द कॉग्निजेंस ऑफ व्हिच इज एक्सप्रेसली बार्ड और इम्प्लाइडली बार्ड। अब यहाँ पे वापस से हम एक्टिव एंगल से आते हैं, तो सबसे पहले सिविल कोड। तो सिविल कोड कौन सी आएगी, सिविल के जूनियर डिवीजन आएगी, सीनियर डिवीजन आएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद शैल, यानी अगर कोई सूट इनकी तरफ प्रेजेंट किया गया और वो इनके ज्यूरिसडिक्शन में आता है, तो वो नहीं बोल सकती। सूट ऑफ सिविल नेचर, तो यानी कोई ऐसे सूट भी होंगे जो सिविल नेचर के नहीं जैसे जनरल है कि भाई आपने एक सूट दाखिल कर दिया कि मेरे से नमस्ते नहीं करता, ये सिविल नेचर का सूट नहीं, ये मेरे 10 रुपए नहीं दे रहा, या ये आपके सिविल राइट इंफ्रिंज हो रहे हैं, ये आपको सूट आपको बताना पड़ेगा। फिर वापस से वर्ड है एक्सेप्ट द कॉग्निजेंस ऑफ व्हिच इज आइदर एक्सप्रेसली बार्ड और इम्प्लाइडली बार्ड। और एक्सप्रेस बार्ड कैसे आता है, द डिसीजन ऑफ दिस ट्रिब्यूनल शैल बी फाइनल, द ऑर्डर ऑफ सो एंड सो अथॉरिटी विल नॉट बी चैलेंज्ड इन सिविल कोर्ट, सरफेसी एक्ट है ये। या कहीं पर इम्प्लाइडली बार्ड होता है कि वहां से कहीं अपील वगैरह नहीं और वहां फाइनलाइज किया जाता है। तो ये अगर आपने सेक्शन 9 एक बार पढ़ लिया, देखिए मुझे कोई बुक नहीं पढ़ना पड़ रहा, कुछ ही नहीं, शर्त यह है कि आपने बेयर एक्ट ऐसे पढ़ना चाहिए। बाकी सब आपकी जो कमेंट्रीज है, इस एग्जाम को करना, बाकी सब आपकी किताब साइड में फेंक दीजिए, प्योर बेयर एक्ट, क्योंकि आपको सिलेबस प्रिस्क्राइब नहीं है कि ये एक्ट, सब आपको बेयर एक्ट लेना है और रटना नहीं है। मैंने देखा कई स्टूडेंट ऐसा हाथ रख के फिर रिपीट करते हैं, ये करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। देखिए ये इस तरीके से आपने पढ़ा ना, तो एक कहावत है, आम के आम गुठलियों के दाम। आपकी एग्जाम क्लियर होना, बाकी प्रैक्टिस में शार्पनेस है। आपको इस तरीके से पढ़ने की जो आदत है कि जब आप पढ़ोगे तो उसके बाद आपको ऐसे लेक्चर्स अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शर्त यह है कि आप शांति से बेयर एक्ट लेकर एक चेयर पे बैठें और लॉन्ग टाइटल से लेके आखिरी तक हर वर्ड को कोई याद नहीं करना है, कोई बैठ के उसको ऐसा नहीं कि मेरा ये नहीं हुआ, बिल्कुल शांति से पढ़ना है। और इतना पढ़ो, क्योंकि
जो पहली आपकी प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसमें 4 आंसर दिए हुए हैं, सही आंसर आपके सामने, आपको सिर्फ पहचानना है सही आंसर। नेट की एग्जाम सबसे डिसेप्टिव एग्जाम है कि वहां पे चारों आंसर ऐसे लगते हैं कि बस यही सही आंसर है, लेकिन फिर भी डीजे के एग्जाम में मैंने देखा है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सही आंसर है। तो अब उसके बाद दूसरा आता है कि साइटेशन कैसे पढ़ना। साइटेशन के बारे में देखिए, जो इंग्लिश लिटरेचर आप पढ़ रहे हैं उससे पहले अगर आप मैगजीम्स पढ़ें, मैगजीम्स ऐसी है अपने आप में, एक एक मैगजीम ऐसी है कि पीएचडी की थीसिस है। तो एक जो मैगजीम है स्टेरडेसिस क्या कहती है, इसकी मीनिंग क्या होती है, अवॉइड बाय पास्ट डिसीजन, कि गिवन फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस में अगर आपके सुपीरियर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो आप उसे अवॉइड रहिए। उस डिसीजन को चेंज करने का अधिकार उसी कोर्ट को होता है जब उसके सामने वैसा केस आता है। और जैसे देखिए, किसी समय एडल्ट्री हमारे यहाँ पनिशमेंट थी, आज एडल्ट्री ऑफेंस नहीं है। होमोसेक्सुअलिटी बिटवीन द कंसेंटिंग एडल्ट इस समय ऑफेंस था, आज जो है नहीं है। तो ये जो सुपीरियर कोर्ट्स है ना, ये यही अपने साइटेशन को चेंज करते। तो हमको साइटेशन कैसा पढ़ना है, तो साइटेशन के 2 पार्ट आते हैं, एक आता है रेशियो डेसिडेंटी, दूसरा आता है ऑर्बिटर डिक्टा। तो रेशियो डेसिडेंटी और ऑर्बिटर डिक्टा में क्या फर्क है, देखिए एक केस लॉ है, सबसे इजी केस लॉ जिसमें रेशियो डेसिडेंटी और ऑर्बिटर डिक्टा अगर समझा जा सकता है तो वो है रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। कितने लोगों को ये केस पता है? जो भी लॉ में आया है सबसे पहला केस लॉ यही पढ़ा है उसने, टॉर्ट में। पहले ट्यूशन क्लासेस होते थे, क्लासरूम में होते थे, तो सबसे पहले रेलैंड वर्सेस फ्लेचर, और उसमें कुछ फैक्ट्स थे। एक पड़ोसी है, उसको जो है अपने यहाँ पर एक बड़ा टैंक खुदवाना था, उसके साइड में उसके नेबर्स की जो थी कोल माइन थी। अब इसने क्या किया कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का जो आदमी था उसने क्या किया कि उन दोनों के बीच में कुछ लूज अर्थ थी, यानी दरारें थी, उनको उसने लापरवाही से भर दिया। अब जैसे ही पानी आया, टैंक बर्स्ट हुआ, उसकी कोल माइन में चला गया। उसने केस दाखिल की, जो मैंने आपको कहा सिविल रॉन्ग। केस दाखिल करने के बाद वहां डिफेंस आया कि आई हैव अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, कि मैंने कोई नेग्लिजेंट नहीं हूं भाई, जो व्यक्ति ये काम करता है मैंने उसको अपॉइंट किया। तो ये डिफेंस है टॉर्ट में कि आप नेग्लिजेंट नहीं, अगर आपने दिखा दिया तो उसके बाद कहा जाता है कि नहीं आपकी नेग्लिजेंस नहीं है, तो एक्ट ऑफ गॉड, ये सारी चीजें आ जाती है। तो उस समय इंग्लिश कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल क्या था कि आप ऐसी कोई भी चीज अपने घर पे रखते हो जो अगर छूट गई तो आपके पड़ोसी को नुकसान होगा, तो यू शुड कीप दैट थिंग ऑन योर ओन पेरिल, आप उसे अपनी रिस्क पे रखें, क्योंकि अगर वो एक बार छूट गई तो होने वाले सब नुकसानों के लिए आप जवाबदार रहेंगे, आपके पास कोई डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। तो ये फैक्ट्स थे, कोल माइन है, ये सारी चीजें ऑर्बिटर डिक्टा है, इनको बार बार पढ़ने। अब हमको रेशियो क्या मिला कि इफ यू आर कीपिंग एनीथिंग व्हिच इज डेंजरस लाइकली टू एस्केप, कीप इट ऑन योर ओन पेरिल। अगर वो एस्केप हो गई तो आप हर डैमेजेस के लिए आंसरेबल होंगे। दिस इज द रेशियो ऑफ दैट। फिर क्या हुआ, समय आगे बढ़ा, इसके भी 5 डिफेंसेस आ गए, एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ स्टेट, एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, प्लेंटिफ्स ओन फॉल्ट, प्लेंटिफ्स ओन कंसेंट। फिर एमसी मेहता का एक केस आया हुआ श्रीराम फर्टिलाइजर्स के खिलाफ। दिल्ली में ओलियम गैस लीक हुई, उसमें एक वकील की डेथ हुई और कई सारे लोग इंजर्ड हुए। तो उस समय ये रिलेंट वर्सेस फ्लेचर का में एक आ गया था, हमने ये डिफेंस दिया, हमने ये सारी चीजें हैं। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के रूल को क्या कर दिया, रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ये रेशियो देखिए कैसे बदल रहा है, साइटेशन में पढ़ना है वो रेशियो पढ़ना है। कई मैंने देखा कोर्ट में साहब ह्याचे फैक्ट्स आणि माझे फैक्ट्स सारखे, कोर्ट फैक्ट्स के क्या करेंगे, रेशियो जो है वो वैसा होना चाहिए ना।
रेशो कहीं दूसरी जगह जा रहा है, सिर्फ आपके फैक्ट्स पढ़कर बोलते हैं हाँ ये केस लायबिलिटी, ये देखते नहीं कोर्ट की फाइंडिंग्स अगेंस्ट में जा रही है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या फाइंडिंग दी गई कि अगर आप ऐसे बिजनेस करते हो जो इनहेरेंटली डेंजरस है, जिससे पड़ोसियों को नुकसान हो सकता है और नुकसान हुआ तो आपको कोई डिफेंस नहीं है, आपको सबको नुकसान भरपाई देनी पड़ेगी। रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बन गया रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो ये रेशियो जब हम केस लॉ, देखिए सेक्शन पढ़ने का भी मैंने आपको तरीका बताया, केस लॉ पढ़ने का भी तरीका मैंने आपको बताया कि रेशियो। अब ये 420 पर 7 साल की पनिशमेंट में वो फेमस केस लॉ आया था अरनेश कुमार। क्या अरनेश कुमार की रेशियो डिसीजन थी, कौन बता सकता है? अरनेश कुमार ने क्या हेल्प किया हुआ सुप्रीम कोर्ट में? Compliance of notice, no arrest to the accused until and unless accused not cooperates to the police up to 7 year punishment। 7 साल से नीचे आप डायरेक्ट, अरे भले वो जिसमें आप अरेस्ट विदाउट वारंट आपको परमिशन है ना, फिर भी आप उसको एक नोटिस देंगे, नोटिस देने के बाद वो जब तक कंप्लाई, अभी तो वो नए एक्ट में वो सब ये बन गया, लेकिन अवनीश कुमार ने विशाखा का केस क्या था? सेक्सुअल हरासमेंट एंड वर्क प्लेस पे अभी तो लॉ बना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय गाइडलाइंस दी थी कि वर्क प्लेस पे कैसे ही, मतलब ये रेशियो पढ़ना है हमको। जितना आपके पास ये रेशियोज होंगे ना, उतनी आपकी आर्गुमेंट, आपके आंसर राइटिंग ये सब अच्छी होंगे। और अगर आप सिर्फ, आपको लगता है कि हम सिर्फ लिख के आएंगे और लिखकर उससे भी, जब तक आपके आंसर्स में ऐसी चीजें नहीं आएगी, आपका रिजल्ट जो है वैसे नहीं आएगी। आप बोलोगे सर हमें तो ये उसको आता है, ये उसको आता है, मेरे को नहीं आता, मेरे को नहीं आता। तो सबसे बड़ा सिन है सेल्फ पिटी। जो भी व्यक्ति ये समझता है ना मेरे से नहीं होगा, तो सबसे बड़ा गुनहगार। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी ह्यूमन बीइंग है सबके पास इक्वलेंट टैलेंट है, सबके पास ये जो पांचवा तत्व है ना, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये एक जितना है। शर्त है कि आप इसको जागृत कितना करते हैं। तो जागृत करने का तरीका क्या है? आप जो भी चीज कंसंट्रेशन के साथ बार बार करोगे, आप उसमें परफेक्ट हो। ये बिल्कुल गिफ्ट है आपको नेचर का। शर्त यह है कि आप कंसंट्रेशन के साथ करो और बार बार करो। देखिए हम कई बार होटल में खाना खाने जाते हैं, वो अच्छा लगता है, घर का अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो कुक बार बार कर रहा है, उसमें उसको परफेक्शन आ चुका है। कई बार आजकल तो जमाना नहीं रहा, लेकिन हम पहले जब जूनियर थे, दूसरे शहर जाते थे, तो हम रेलवे स्टेशन पे अपनी बाइक खड़ी करके ट्रेन में बैठ के जाते थे, वापस आते थे। तो उसे बताना नहीं पड़ता था भैया मेरी बाइक है, हमको देखकर वो खुद ही बाइक लेके आता था। क्यों? क्योंकि वो रोज रोज कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ कर रहा है। वो कोई लॉ ग्रेजुएट नहीं है, कोई ये नहीं है, वो सिर्फ हमारे पास ही इनबिल्ट एक फैसिलिटी ऊपर वाले ने दी है। हम ये नहीं करना चाहते हैं। कोई तो आगे लेक्चरर हमको पढ़ा देगा, कोई तो बुक में से ऐसे क्वेश्चन वो फेवरेबल आ जाएंगे। ये शॉर्टकट से ये एग्जाम्स क्लियर नहीं होती। ये एग्जाम्स क्लियर होगी कि आप जब परफेक्शन के साथ, कोई जरूरत नहीं है कि आपको कहीं एक एकांत में बैठिए, अपना बुक लीजिए और ध्यान से लॉन्ग टाइटल से लेके आखिर तक वो एक्ट पढ़िए और हर वर्ड को डिकोड कीजिए कि यहाँ, क्योंकि देखिए हम घर पे भी अगर कोई बात बोली जाती है हम बोलते हैं क्यों बोली रही, मकसद जानते हैं ना। तो वैसे ही इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का पैरामाउंट प्रिंसिपल क्या है? सेंटेंशिया लेजिस। जो इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर है मस्ट बी असर्टेन्ड एंड कंप्लाइड ऑफ। हर कानून के पीछे लॉ रन्स पैरेलल टू द सोसाइटी। आपने कभी ऐसा देखा है क्या कि जैसे घर में सब्जियां पड़ी है तो हम फ्रिज में रख देते हैं, वैसे 2-3 कानून बना के रख दें? मैंने आपको बताया कि अभी इस समय हमारे पास एक चीज है जो हम सबको गवर्न कर रही है, मॉरलिटी नहीं, रिलीजन नहीं, लॉ। तो जब भी अब कैसा होता है कि लॉ सोसाइटी की मदद कैसा करता है? अब देखिए एक ट्रेंड चला था 1980s में, उस समय विवाहिता की आत्महत्या, दहेज बलि, ये सारे केसेस बहुत सारे आते थे। तो जब सोसाइटी ने लॉ की तरफ देखा तो क्या गया, 498A आ गया, 304B आ गया, एविडेंस एक्ट में हमने प्रिजम्पशन डाल दिया। तो क्या हुआ, कन्विक्शन रेशियो बढ़ गया। कन्विक्शन रेशियो बढ़ने के बाद क्या हुआ, ये जो ऑफेंस थे ये कम होते गए। आजकल हम 498 का मिसयूज देखते हैं। वैसे अभी हम क्या फेस कर रहे हैं, सेक्स रेशियो जो है कम जाता है।
लड़कों की संख्या ज्यादा है लड़कियों। लॉ ने फिर से सोसाइटी की मदद की है, पीएनडीटी एक्ट लाया है, उसमें जो प्रीनेटल ये पहले से ही बताना कि लड़का है लड़की, ये सारी चीजें हमने मना की है। तो ये इंटेंशन लेजिस्लेचर का, हमें पहले ये समझना होगा, उसके बाद वो एक्ट को पढ़ना होगा। उसमें आपको वो डेफिनेशन क्लास सेक्शन 2 पढ़ना बहुत जरूरी है। हम तो सिर्फ वो सेक्शन पढ़ते हैं और उससे उसकी मीनिंग निकालते हैं। अगर हमने इस तरीके से पूरा एक्ट पढ़, एक बार पढ़ना है सिर्फ, आपको वो एक्ट जिंदगी भर इस तरीके से मदद करेगा कि आपको एग्जाम तो देखिए क्लियर होना नहीं होना। अब मैं डबल नेट हूं, फिर भी मैं किसी कॉलेज में लेक्चरर पे नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि लीगल फील्ड में सबसे बड़ा प्रोफेशन है प्रैक्टिस। सबसे बड़ा जो है ना वो एडवोकेट से, मैं खुद मानता हूँ एडवोकेट से बड़ी चीज कुछ नहीं। अगर लीगल सिस्टम टिका हुआ है तो एडवोकेसी पर ही टिका हुआ है, बाकी सब बाय प्रोडक्ट है। जज भी वही करता है जो एडवोकेट उनको बताते हैं, उसके बाद वो ये करता है, बाकी सब चीजें बाय प्रोडक्ट्स है। लेकिन एडवोकेट है ना जो वो की वो जिसको होते हैं कर्ता पुरुष, अगर कोई है लीगल फील्ड में तो एडवोकेट। तो सबसे बड़ी चीज वो है। तो आपकी एग्जाम में ये चीज काम में ना, पर आपकी जो प्रैक्टिस शार्प होगी और खुद को कभी भी, क्योंकि आपको उतनी ताकत है, आप कर सकते। मैंने आपको बताया था मैं 12th में 3rd डिवीजन था, उसके बाद लॉ की मैंने ऐसे कोई एग्जाम नहीं, मैं लॉ में मेरिट तक पहुंचा, LLM फर्स्ट डिवीजन हर चीज कर चुका हूं। तो मैं क्यों ये कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि मैंने लॉ को इस तरीके से पढ़ना सीखा, और इस तरीके से आप पढ़ोगे तो ये एग्जाम नहीं, अगली बार कोई ना कोई एग्जाम आप जरूर के, और उसके बावजूद आपको जो कानून पढ़ने में मजा आएगा। अब मैं वापस अपने क्वेश्चन पे आता हूँ कि कौन सा ऑफेंस मैटर। अब आप कहोगे सर ये तो बेयर एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, तो आप बेयर एक्ट पढ़िए। वहां पर क्या लिखा हुआ है कि मैं अगर ये जानते हुए और इस उद्देश्य के साथ ऐसी इंजुरी पहुंचाता हूं जिससे सिर्फ और सिर्फ केवल मौत होगी, तो दैट इज अ मर्डर। यहां तो मौत पहले हो चुकी है ना, कोई ऑफेंस मेड आउट नहीं होगा। बेयर एक्ट ने क्या कहा मुझे कि आपके ने एक ऐसी इंजुरी इंफ्लिक्ट की विथ नॉलेज की, विथ इंटेंशन की कि दैट इंजुरी इज सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन और प्रोबेबल नेचुरल कोर्स ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसमें ऐसा हुआ क्या? देखिए पहले यही क्वेश्चन कितना जटिल लग रहा था, लेकिन अगर हमने बेयर एक्ट को इस तरीके से पढ़ा तो ये क्वेश्चन कितना इजी लगा। तो इसके लिए ये जो कमेंट्रीज है ये सब साइड में फेंकिए, बेयर एक्ट लीजिए, बेयर एक्ट को और घटिए नहीं। आपको क्या लगता है कि अरे सर इसमें इतने सेक्शंस है इनको याद करने, आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है। आपके माइंड ने एक बार इनको डिकोड कर दिया ना, आपको आंसर सिर्फ सीधा पता चलेगा, अरे ये उस सेक्शन में ये ऐसा लिखा हुआ है, इस सेक्शन में ऐसा लिखा। आपको बेयर एक्ट जितनी मदद कोई नहीं करेगा। दूसरी चीज रहती है साइटेशन। वो साइटेशन में हमें पढ़ा कि पहले रेशो निकालना सीखिए कि रेशो क्या चीज है। अब एग्जाम के टाइम पे हमारा प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए? देखिए जनरली क्या होता है कि एग्जाम के दिन आपने 3 महीने पढ़ाई की है, 6 महीने की है, आपको वो एक ही दिन में सब, एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, एक दिन में आपको सब देना है। तो कई लोग क्या करते हैं, हम सुबह 4 बजे निकल जाएंगे, नागपुर पहुंचते पहुंचते हम पहुंच जाएंगे और फिर वापस आएंगे। सबसे पहले बात ध्यान रखिए कि आपको एग्जाम से एक दिन पहले पहुंचना है। कोई यहां भी रह रहे हैं, वहां भी रहे, एग्जाम से एक दिन पहले रहना है। वहां जाकर शांति से अपना सेंटर वगैरह देख लेना है, उस सेंटर पे आधा घंटा पहले पहुंचना है। और कई लोगों को अपने मोबाइल में इतनी जान होती है कि उनका ध्यान होता है कि अरे मोबाइल मेरी वहां पड़ी, अरे कोई ये ना उठा ले, अरे वो पड़ोसी क्या कर रहा है, अरे ये क्या कर रहा है। इस पर मैं आपको महाभारत की बात बताता हूँ कि जिंदगी भर याद रखना। अर्जुन के बेटे को अभिमन्यु को घेर कर सबने मारा, तो उसकी फ्यूनरल वगैरह चल रही थी। तो जिसके कारण जो मेन कल्प्रिट था जयद्रथ, उसको देखकर अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा ले लिया कि कल सूर्य अस्त होने से पहले मैं तुझे मार डालूंगा, नहीं तो मैं जल समाधि ले तो ली। दूसरे दिन जब वो रथ पे बैठा तो श्री कृष्ण बोले भाई तुम चंद्रवंशियों को ये प्रतिज्ञा लेने की बहुत गंदी आदत है। बोले तो क्या मैं उसको नहीं मारूं? बोले मारो ना, प्रतिज्ञा लेने की क्या जरूरत है। अब बोले तुम्हारा आधा ध्यान सूर्य की तरफ रहेगा कि सूर्य डूब रहा है, आधा ध्यान जयद्रथ की तरफ रहेगा। इसमें तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो जाएगा। तुम बिना प्रतिज्ञा के भी उसे मारते थे तो तुम्हारे जयद्रथ की तरफ यह रहता था। तुमने अननेसेसरी अपने ऊपर एक टेंशन ले ली।
तो एग्जाम के दिन ऐसी टेंशन नहीं लेना, मोबाइल नहीं तो घर पे रख के जाओ, कीपैड लेके जाओ, गुम हुई तो चलता, ट्रेन निकल गई चलता। एग्जाम के समय पूरा कंसंट्रेशन अपना क्वेश्चन पेपर पे, और इसमें ना पड़ोसी के बम फूट रहे हैं क्या हो रहे हैं कुछ ध्यान नहीं देना है। जब आप पूरा कंसंट्रेशन अपने क्वेश्चन पेपर पे रखेंगे, एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, चारों आंसर देखेंगे, आपका बेयर एक्ट पढ़ा होगा तो आप 1 मिनट में टिक करके आपको दूसरा मिनट भी नहीं लगेगा। तो एग्जाम का दिन सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है, और उसके बाद भी निकलने की कोई घाई नहीं है। पेपर किसी से डिस्कस करके खुद को फ्रस्ट्रेट करने की कोई जरूरत नहीं, जो हो गया सो हो गया। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जो आप नॉलेज गेन कर चुके हैं वो आपकी अर्निंग है। अब जो रिजल्ट है वो दैट विल बी द बोनस, मिला मिला नहीं मिला नहीं। मैं और मेरे दोस्त हैं जो आज डिस्ट्रिक्ट जज है, हमने एग्जाम देने के पीछे एक ही मकसद था कि हम खुद को टेस्टिफाई करते थे कि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। कोई भी एग्जाम में फॉर्म डाल दिया कि हमको पता चले कि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। और कोर्ट से बड़ा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां से नॉलेज आपको लॉ का मिलेगा। जितने आप कोर्ट का रिकॉर्ड पढ़ेंगे, जितने आप आर्गुमेंट सुनेंगे, जितने आप जजमेंट्स पढ़ेंगे, इससे ज्यादा लॉ की जानकारी आपको कोई नहीं दी। तो आपने आज तक लेक्चर अटेंड किए, सही बात है, लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, ये रिजल्ट आएगा आपकी अपनी करनी पे। आप क्या दे सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छे लेक्चरर्स आए, उन्होंने आपको लेक्चर दिया, सही दिया, लेकिन आपने उसको कितना इंप्लीमेंट किया, आपने उसको किया। इसके लिए सबसे बढ़िया मेजर एक्ट के 4 किताब आते हैं। एक सीपीसी आता है, क्रिमिनल माइनर एक्ट आता है, और 2 मेजर एक्ट है, सिविल मेजर एक्ट और क्रिमिनल मेजर एक्ट। सिर्फ इतने 4 बुक्स आपको लेना है, और 2-3 घंटे आपको जितना हो सके एक एक्ट को कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है, खुद से जबरदस्ती भी नहीं करनी। अगर आपका बेयर एक्ट पॉजिटिव हो गया, बेयर एक्ट आपका सॉलिड हो गया, तो आगे अपने आप सब सॉलिड होगा। और जितने भी लोगों ने बेयर एक्ट को टच भी नहीं किया है, और बेयर एक्ट को टच इन द सेंस, और इसमें सेक्शन 420 इंपॉर्टेंट है, 302 इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टाइटल। देखिए, जब भी कोर्ट के सामने कंफ्यूजन आता है, जब इंटरप्रिटेशन आता है, तो उसको इंटरनल एड टू कंस्ट्रक्शन थी, एक्सटर्नल एड टू कंस्ट्रक्शन थी। इंटरनल एड में क्या क्या आता था, आज प्रीएम्बल जो है, हमने साइटेशन भी पढ़ी है, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होना, बट इट इज की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स, की हमें कैसा भारत बनाना चाहिए वो उसमें लिखा हुआ। तो ये सारे एक्ट्स पढ़ के, ये सारे जब हम पार्ट पढ़कर हम जाएंगे, तो उस एक्ट से फिर डरने की जरूरत है। कोई भी कितना भी घुमा के पूछे ना आपसे, इंटरव्यू में कई लोग ये करते हैं, इंटरव्यू में तो घुमाकर पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। मेरे खुद एक दोस्त है, उनसे एक ने इंटरव्यू में पूछा कि मैं जा रहा हूं रास्ते से और किसी की खेत आई, वहां पर कोई अनाज लगा हुआ था, मैंने 2-3 दाने तोड़ दिए, तो मैंने कौन सा ऑफेंस किया? हाईकोर्ट जस्टिस ने इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा, फिर उसने सब बताया, ट्रेसपास, ये सारी चीजें हो। उन्होंने कहा कोई ऑफेंस मेड आउट नहीं हुआ भाई, ये ट्रैवल नेचर है। तो ये सारे क्लासिफिकेशन, कई बार हम दूसरों के इंटरव्यू से अपना इंटरव्यू, उससे ऐसा पूछा था हमसे, वो ऐसे लोग नहीं है कि आप वही क्वेश्चन आपसे रिपीट करने वाले, वो सिर्फ असर अटेंड करेंगे कि आपको लॉ कितना समझा है, लॉ किस तरीके से आपने पढ़ा है। तो और दूसरी जो सबसे मेन बात आती है कि हम जब रिटर्न एग्जाम देते हैं तो कौन से मटेरियल हम लिखें। देखिए, सबसे बढ़िया मटेरियल जो है ना, ईस्टर्न बुक कंपनी के जो स्टूडेंट एडिशन के बुक्स है ना, इनकी जो आंसर लिखने की शैली है ना, वो सबसे बढ़िया है। टीपीसी कंपनी आती है, उसमें स्टूडेंट एडिशन के आपने अगर ये इसके बुक्स ले लिए, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उस चीज को डिस्क्राइब करना है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी में जो आ रहा है वो लिख रहे हैं। हर एक की कोर होती है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसमें एक कोर इनबिल्ड होती है, उसको सिर्फ आपको खोलना है और उतना लिखना है, फिर आपका 4 लाइन में हो जाए, 4 पेज में हो जाए। जब तक आप वो पूरा लिखोगे नहीं, आपको मार्क्स मिलेंगे। दूसरी बात, जब आप क्वेश्चन पेपर आप खत्म करते हो, क्वेश्चन पेपर खत्म करने के बाद कई बार हम क्या होता है कि भाई वापस से हम पढ़ते हैं, फिर काट छाट करते हैं, ये करते हैं। जुडिशियल एग्जाम में ये करने की कोई जरूरत नहीं। आपने एक बार आंसर लिखना है, सोच समझ लिया, तो काट छाट ये सारी, ये आपकी जो कैपेसिटी है
देखिए आपके पेपर चेक करने वाले कोई टीचर नहीं होंगे, वो सब इस लेवल के डिस्ट्रिक्ट लेवल के जजेस होंगे, तो देखेंगे कि आपने कितने कॉन्फिडेंस से लिखा है। यूनिवर्सिटी में ठीक है, आपने जो लिखा पढ़ने वाले ने पढ़ लिया, मार्क देने वाले ने मार्क दे लिया, यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर 0 मार्क्स भी आते हैं। तो आंसर और इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू तक पहुंचे और इंटरव्यू की जब बात आती है, तो इंटरव्यू में वापस ये बात आती है कि उस समय सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप कहाँ प्रैक्टिस करते हो, शुरुआत होती है कौन से मैटर्स आपने देखे, फिर आप वहां पे हमने ब्लैक मार दिया जैसे यार ना मैंने तो 302 भी चला लिया है, ये भी कर लिया। जो मैटर, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेवेन्यू के मैटर, तहसील के मैटर, उन्होंने सीधा बताया कि यार ना हमने सिर्फ यही मैटर देखे हैं, और आज वो जुडिशरी में है। एक मेरा दोस्त है जो जुडिशियल ऑफिसर में बना, उसका सबसे फेवरेट आंसर जो मुझे लगा, उससे कई सारे क्वेश्चन पूछे, एक क्वेश्चन का आंसर से नहीं आया तो उसने पहले थोड़ा आंसर दिया, फिर उसके बाद उसने माफी मांग लिया कि यार माय लॉर्ड आई एम सॉरी, आई एम इंडल्जिंग इन अ गेस वर्क, कि मैं आपको सही आंसर नहीं दे रहा था, मैं सोच समझ के दे रहा था, पर नहीं मुझे आंसर नहीं पता। यानी जहां आपको पता नहीं है आप वहां अगर चुप हो गए तो ये भी एक अच्छा जवाब है, बजाय गलत बोलने। तो ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कीजिए। ये जो धूप में आप यहाँ तक आए हैं तो जरूर आपको इस एग्जाम के लिए कुछ ना कुछ आपके मन में इच्छा है, तो उसको कैश कीजिए, इस तरीके से पढ़िए। आप में से मैंने आपको पहले ही कहा सब में कैलिबर है, सभी लोग जुडिशियल जा सकते हैं, लेकिन इतने मेरे कलीग ब्रदर्स ने यहाँ आके मेहनत की, अगर उनको जब रिजल्ट आएगा और पता चलेगा कि अकोला बार से इतने लोग चुन लिए गए, यही रेम्यूनरेशन है अकोला बार का, कि ये जो हमने लेक्चर्स लिए हैं उसके चलते इतने लोग आज जुडिशरी में गए, इससे ज्यादा अकोला बार एसोसिएशन को कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए अभी तो और एक ऐड आने वाली है, मैंने ये सुना है, तो इसलिए सबसे पहले ये 4 बेयर एक्ट्स की जो मैंने आपको बताया, बेयर एक्ट्स खरीदेंगे और एक एक एक्ट आराम से इत्मीनान से पढ़ेंगे। हाँ, हो सकता है कोई प्रोविजन आपको नहीं समझे, उस समय आप किसी की भी मदद ले सकते हो कि सर मैंने ये प्रोविजन पढ़ा, यहाँ पर मुझे, क्यों उस समय आप खुद कर रहे हो तो आपको जरूर गलतियां पता चलेगी कि यहाँ मैं गलत हूँ, यहाँ ये। उस समय जितने भी लेक्चरर्स आए हैं उन सबको आप, क्योंकि आधे घंटे में आपको, 1 घंटे में आपको कोई भी लॉ नहीं पढ़ा सकता। जब आप पूछोगे सर मैं ये पर्टिकुलर एक्ट ये पढ़ रहा था, उसमें ये चीज है, ये नहीं समझ रही, आपको देखिए 1 मिनट में, और जब आप 2-3 बार उनसे क्वेश्चन करोगे फिर आपको धीरे धीरे आपकी जो ग्रास्पिंग है वो बढ़ेगी आपकी। देखिए 3rd या 4th स्टैंडर्ड में एक क्वेश्चन आ जाता था राइट ए से, वो क्यों आता था? रेलवे स्टेशन पे 1 घंटा, बस स्टैंड पे 1 घंटा, वो जानना चाहते थे कि आप 1 घंटे में क्या कर रहे हैं। ये एक सोच है कि हर आदमी के अंदर लिटरेचर है, हर आदमी के अंदर एक राइटर है, उसको बाहर निकाला जाए। जो आपको 3rd 4th में ऐसे लिखने को, कई लोगों ने गाइड से याद कर लिया, वैसा का वैसा लिख दिया। उन्होंने क्या किया, अपनी अपॉर्चुनिटी वो जिंदगी भर वैसे ही रहेंगे, याद करके लिखेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने वो बचपन से अपने मन से लिखा, तो इस तरीके से आपके अंदर भी एक जूरिस्ट है, आपने एक काला कोट पहना है, आप इस फील्ड में आए हो, यानी आपके अंदर वो जूरिस्ट है, एक लीगल तरीके से सोचने वाला माइंड है, तो उसको पूरा आपको फ्लो देना है। और पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा कि हाँ ये चीज जो है ऐसे, और एक दिन ऐसा होगा कि आपको, क्योंकि लॉ इज नथिंग बट अ कॉमन सेंस, उस बेयर एक्ट पढ़ने से पहले ही पता चल जाएगा कि इस तरीके से इस चीज को ऐसे डील करना चाहिए। मैंने इंटरव्यू के बाद कई बार ऐसे हमारी मीटिंग्स होती है तो मिलते हैं, तो जब मुझे आंसर, फिर वो क्या कहते हैं हाईकोर्ट जज को अक्ल नहीं थी, मैंने तो सही आंसर दिया था। तो वो खुद को रीचेक भी नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है पहले एग्जाम में हमारा नहीं होता, दूसरी में नहीं होता, तो इसका मतलब सिस्टम खराब है क्या? अगर आप ऐसे बोलते रहोगे तो जिंदगी भर नहीं बनो। खुद को चेक करो कि अपनी गलतियां कहाँ हुई और उन गलतियों को वापस से सुधारो, और आप डेफिनेटली फिर इस बायस प्रोविजन है, न्यायदान, मैं मानता हूं। देखिए मैं खुद एडमिट करता हूं कि लीगल प्रोफेशन से वहां कमाई कम है, वहां पगार भी कम है। आपकी एज में ऐसा लगता है कि चलो एक सैलरी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, लेकिन जो एक फुल फ्लेज एडवोकेट है वो जानता है कि वहां उतनी इनकम नहीं, उसका ऑफिस एक्सपेंसेस उससे ज्यादा होता है। लेकिन आपके हाथ से एक बायस वर्क हो रहा है, न्यायदान हो रहा है, ठीक है, कम चीज है।
दो लोगों को आप न्यायदान दो, दो में से झगड़ रहे हैं हम लोग, आपके पास आएंगे, आप न्यायदान दोगे, क्या कम चीज है? तो खुद को इस तरीके से ढालो कि बहुत बड़ी चीज हम अचीव करने जा रहे हैं, हम बहुत बड़ी चीज के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं। और जब इस एटीट्यूड के साथ जाओगे ना, तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि सबके नाम प्रिलिमिनरी लिस्ट में दिखेंगे मुझे कि वे हाँ इन लोगों ने पास आउट किया। ठीक है, अगर किसी को और कोई एग्जाम के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में पूछना है तो पूछ सकते हैं, नोट्स से लेके, मटेरियल से लेके और कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। या इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी एक्ट डिकोड करने में अगर प्रॉब्लम जाए तो मेरा मोबाइल नंबर है कि सर मैं ये पढ़ रहा था और ये इसमें ये मुझे नहीं पता कि ये इसकी मीनिंग क्या हो, इसके पीछे सेंटेंशियल लेजिस क्या है, इंटेंशनल लेजिस्लेचर क्या है, डिस्कशन के लिए ऑलवेज वेलकम। क्योंकि ज्ञान जो है ना, लॉ में आप कभी भी मास्टर नहीं बन सकते, लॉ में आप हमेशा स्टूडेंट रहोगे। कभी आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे पूरा लॉ आता है, जिसने बोल दिया ना समझ लेना खत्म है, या तो उसने कई साल पहले प्रैक्टिस छोड़ दी है। जो ये बोलता है ना मैं लॉ सीखता हूँ, यानी वही ये पढ़ता है। तो उसके लिए बेयर एक्ट्स जो है, एक कमल पब्लिकेशन के आते हैं लॉमैन के, सबसे बेस्ट बेयर एक्ट्स हैं, उनके आप पढ़िए। ईबीसी अगर आपको रिटर्न एग्जाम के लिए ईबीसी और इंटरव्यू के टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ साइटेशंस पढ़ के जाना, जितना हो सके साइटेशन। ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप करोगे, एग्जाम भी क्लियर होते जाओगे और उस पोस्ट पर भी पहुंच जाओगे। और बाकी मुझे नौकरी करनी है, मेरा प्रैक्टिस में, ये सब एटीट्यूड है छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी पोस्ट आपको मिल चुकी है, यू आर एन एडवोकेट, इससे बड़ी चीज इस फील्ड में कुछ नहीं है। लेकिन आपको समाज का भी, समाज सेवा की टाइप करना चाहते हो तो उसके लिए न्यायदान करने का आपको मौका मिले। पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो भी बीइंग एडवोकेट समाज की सेवा ही कर रहे हैं। ठीक है, कंक्लूड करूं यहाँ? किसी को और कुछ पूछना है कि काफी बोर हो चुके हैं बस? ओके, थैंक यू।